हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस बिल 2021 के बारे में। ये काफी महत्वपूर्ण बिल है, इसमें कुछ नए बदलाव करने की बात की जा रही है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, क्या यह नशे में लिप्त लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा? कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ये प्रोविजन भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे अभी हाल ही में बेसिकली हाई कोर्ट की एक रूलिंग है। हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश भी दिया था, कौन से निर्देश दिए थे, क्या क्या मामले थे, उनके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नाउ यहां पे आप देख सकते हैं, इसे शॉर्ट में बोलते हैं एनडीपीएस बिल 2021। इसे यदि हम कंप्लीट फुल फॉर्म बोले तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 की बात करें, इसको अभी हाल ही में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। याद रहे, जब कभी ऐसे बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि ये एक अधिनियम में, एक एक्ट में बदलाव करने की बात करता है। याद रहे, ये संविधान में बदलाव करने की बात नहीं करता, ये किसी एक्ट में बदलाव करने की बात करता है। और जब एक्ट में बदलाव किया आता है, इसका मतलब यह है कि यह बिल केवल सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। यदि आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी से आर्टिकल 368 के अंतर्गत पास करना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी एक्ट में बदलाव करना चाहते हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंतर्गत आता है, तो उसमें यदि कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वहां पर एक सिंपल मेजॉरिटी से ही आपको बिल पास करना पड़ता है। तो लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी बात करें तो ये रिप्लेस करेगा एक ऑर्डिनेंस, अभी हाल ही में 30 सितंबर में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। उस ऑर्डिनेंस को बेसिकली यहां पर रिप्लेस करने की बात करेगा। देखिए, पता होना चाहिए ऑर्डिनेंस क्या होता है। अध्यादेश जो होते हैं ये बेसिकली 6 महीने के लिए एक्टिव होते हैं, मतलब 6 महीने के बाद बेसिकली आपको या तो दोबारा ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है या तो आप बिल पास करा के प्रॉपर तरीके से एक एक्ट ले आए। तो ये इस तरह से काम करता है ना। ऑर्डिनेंस यूजुअली तब लाए जाते हैं, यूजुअली नहीं मतलब उस समय ही लाए जाते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। यदि पार्लियामेंट सेशन में हो तो उस समय आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। उस समय यदि आपको लाना है तो प्रॉपर एक बिल ला सकते हैं, उसको एक्ट आप पास करके बना सकते हैं ना। इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात समझना है हमें। बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा एक पुरानी गलती थी उसको सही करने के लिए, है ना। सेक्शन 27 जो एक्ट है अपना, उसमें सेक्शन 27 की बात करें तो यहां पर कुछ ऐसे मामले थे जिसको बेसिकली हमें चेंज करना था। सेक्शन 27 क्या बोलता है? सेक्शन 27 बोलता है प्रोवाइडिंग फॉर पनिशमेंट ऑफ दोज फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग इनऑपरेबल। मतलब इस सेक्शन को हम क्या करना चाहते हैं? इनऑपरेबल, मतलब इस सेक्शन को इनएक्टिव करना चाहते हैं। और ये सेक्शन बोलता है ऐसे लोगों को पनिशमेंट देने की बात करता है जो इलिसिट ट्रैफिकिंग, मतलब ड्रग्स को, मतलब आपके पास लाइसेंस ना हो लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह या आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो उस मामले में यहां पर उसकी बात करता है। 2014 में इस एक्ट की बात करें, इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था 2014 में। क्यों अमेंडमेंट किया गया था? अमेंडमेंट करने का पर्पज ये था कि यहां पर नार्कोटिक ड्रग्स जो है मेडिकल नेसेसरीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब उसके लिए अलाउ करने की बात की गई थी। यहां पर 2014 में ये बदलाव किए गए थे, लेकिन जो पिनल प्रोविजन है, जो पनिशमेंट्स जुड़े हुए जो मामले थे, उसको यहां पर बदलाव नहीं किया गया था। जून 2021 में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने देखा कि ये बेसिकली इसको करेक्ट नहीं किया गया था, तो उन्होंने गृह मंत्रालय को, हमारे देश के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, एज ऑफ नो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। इनको बेसिकली बोला कि आप जो सेक्शन 27 के प्रोविजन है उसको आप अमेंड करें, उसे बदलाव करें। त्रिपुरा हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश थे जून 2021 में, और उसके चलते फाइनली ये एक नया अमेंडमेंट लाया गया है इस बिल में। नाउ इस अमेंडमेंट की जरूरत क्या है? देखिए, यहां पर देखा जाए तो जो सेक्शन 27 था उसमें देखा जाए तो एक बदलाव क्या, यदि कोई एक्यूज्ड है, बेसिकली इसमें बदलाव तब करने की बात की गई कि एक एक्यूज था जिसको इस एक्ट के अंतर्गत उसको दोषी करार दिया गया था। तो त्रिपुरा की स्पेशल कोर्ट में पहुंचा और उसने कहा कि हमें सेक्शन 27A के अंतर्गत चार्ज किया गया है ना। जबकि बेसिकली इसको ब्लैंक कर दिया गया, मतलब उसका जो एक पार्ट है उसको हटा दिया गया है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप देख सकते हैं 2014 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें एक पार्ट तो हटा दिया गया था, लेकिन दूसरा पार्ट बेसिकली रिप्लेस नहीं किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं 2014 में हमने इसका एक पार्ट इनऑपरेट कर दिया था, लेकिन दूसरा पार्ट जो है, जो पनिशमेंट वाला पार्ट है, उसको इनऑपरेट नहीं किया था। तो यहां पर बेसिकली देखा तो इस गलती को सही करने के लिए यहां पर जो एक्यूज्ड है उससे त्रिपुरा स्पेशल कोर्ट में अप्रोच किया था। इसके चलते हाई कोर्ट की, त्रिपुरा की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने बेसिकली ऑर्डर किया सेंटर को ऑर्डर किया, मतलब सेंटर से पूछा, कहा कि आप भैया इसको अमेंड कर दीजिए, बिकॉज ये बेसिकली जो आपका जो एक्ट है ये आपने एक पार्ट तो डिलीट कर दिया, दूसरा पार्ट डिलीट नहीं कर दिया। मतलब वही बात है कि मतलब
आपने मतलब जो रीजन है उसको डिलीट कर दिया और पनिशमेंट को डिलीट नहीं किया, तो ये बेसिकली दोनों ही डिलीट होने चाहिए थे। दिस इज व्हाट त्रिपुरा हाई कोर्ट सेड। सेक्शन 27A क्या है एनडीपीएस एक्ट का, यदि आप समझने की बात करें तो इसमें बोलता है कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट की बात करें तो ये पनिशमेंट डिक्लेयर करता है किस चीज के लिए, फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक एंड हार्बरिंग ऑफेंडर्स। मतलब यदि आप ट्रैफिक करते हैं, ड्रग्स को खरीदने बेचने का काम करते हैं और साथ में जो ऑफेंडर्स हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग्स का कारोबार करता है तो आप उसे क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, उसे आश्रय देते हैं, तो ये चीजें इसके बारे में बात करता है। ऑफेंस क्या है, फाइनेंस की बात करें, फाइनेंसिंग क्या कहलाएगा, फाइनेंसिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों चीजें काउंट होंगी। मतलब आप यदि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में, ड्रग्स के आदान प्रदान में आप किसी तरह से फाइनेंस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, दोनों इसमें काउंट किया जाएगा। इवनली इसमें इंक्लूड किया जाएगा यदि आप कल्टीवेट करते हैं कोका का, ओपीएम का, कैनिबीज प्लांट का, या ऐसी प्रोडक्शन में आप इंगेज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें काउंट की जाएंगी। और हार्बरिंग का मतलब यह है कि ऐसी एक्टिविटीज जो इंगेज लोग हैं उनको आप हेल्प करते हैं। नाउ पनिशमेंट क्या है, इसमें पनिशमेंट रखा गया है 10 से 20 साल का रेगुलस इम्प्रिजनमेंट, कठोर सश्रम कारावास, और फाइन की बात करें 1 से 2 लाख तक की फाइन हो सकती है। और साथ में यहां पर देखें तो 2 लाख से यदि प्रॉपर कोई रीजन मिल जाते हैं तो 2 लाख से ऊपर भी फाइन आपको चार्ज किया सकता है। यह है सेक्शन 27A एनडीपीएस एक्ट का। हाई कोर्ट ने क्या कहा इस सेक्शन में, तो यहां पे बोला कि यदि कोई इंसान हार्बर करता है ना, मतलब आश्रय देता है इलिसिट ट्रैफिक का या फाइनेंसिंग का, तो वहां पर डेफिनेटली वहां पर बोला कि चलो ठीक है, चलो उनको पनिशमेंट आप दे सकते हो। लेकिन यहां पर उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट डिसएग्रीड विद एनसीबी दैट गिविंग मनी टू समवन एल्स, इन दिस केस सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें, फॉर कंज्यूमिंग ड्रग्स वुड मीन फाइनेंसिंग और हार्बरिंग। जैसे मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत हैं, ये बेसिकली ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनको बेसिकली यहां पर पैसा दिया गया, इनकी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी, तो वो फाइनेंसिंग के मामले में आ गया। जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो है वो ड्रग्स कंज्यूम करता है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो ड्रग कंज्यूम करता है और उसे ड्रग कंज्यूम करने के लिए, ड्रग लेने के लिए पैसे की जरूरत है, और उसने आपसे बोला कि भैया मेरे को ड्रग की आदत लग गई है और मुझे पैसों की जरूरत है, और आपने पैसे उसको दे दिया। इस केस में रिया चक्रवर्ती का बेसिकली ऐसा ही रोल था। तो उस केस में यदि आपको ड्रग फाइनेंसिंग के केस में गिरफ्तार किया जाता है तो ये यहां पर हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। और गेटिंग द पॉइंट, मतलब आपका कोई दोस्त ड्रग कंज्यूम करने का आदी है और उसने आपसे पैसे मांगे कि भैया हमें ड्रग कंज्यूम करने के लिए पैसे चाहिए, और आपने वो पैसे उसको दे दिए, तो ये बेसिकली यहां पर फाइनेंसिंग के मामले में इन्वॉल्व कर लिया गया। हाई कोर्ट कहना है कि ये इसमें काउंट नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर रिया चक्रवर्ती का केस बेसिकली सेम वैसे ही बताया गया है, तो ये चीजें आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे। नाउ तो एक प्रकार से आप सब समझ सकते हैं कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में ये थोड़ी सी इशू था, जिसको यहां पर बेसिकली क्लियर करने की बात की गई है। इसके अलावा यहां पर जो मेडिकल एक्सेस की बात करें, मेडिकल का मतलब यह है कभी कभी ऐसा होता है कुछ ड्रग्स जो हैं मेडिकल पर्पज में इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसको इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स के अंतर्गत दिया जाए, मतलब वहां पर ये केस नहीं बनना चाहिए। दर्शुदा के पहले की बात करें तो यहां पर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट जो था उसकी बात करें तो वहां पे सब सेक्शन जो सब क्लॉज होते हैं, मतलब जो क्या आपको पता होना चाहिए, सेक्शन के अंदर सब क्लॉज भी होते हैं। सब क्लॉज 1 से 5 तक जो है वो इलिसिट ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं, और इवनली बाद में एक नया क्लॉज ऐड किया गया था, सब क्लॉज जिसे बोलते हैं 8B। 8B की बात करें तो यही बेसिकली अमेंडमेंट किया गया था 2014 में इस एक्ट में, और वहां पर इस प्रोविजन को ऐड किया गया था इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स को। इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स का मतलब यह है कि यदि कोई इंसान जो है ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब जो इसेंशियल उसकी जरूरत है, एज ए मान लीजिए कोई बीमारी है तो उसके लिए उसको ड्रग्स की जरूरत है, तो उस कंडीशन में वो पनिशमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब उसको जेल या ऐसी चीजें नहीं होंगी, मतलब वो चीजें एग्जेम्प्ट कर दी जाएंगी। तो ये चीज पॉइंट आप समझेंगे, सेक्शन 27A का कौन सा प्रोविजन, क्लॉज 8B है। ठीक है, नाउ एनडीपीएस लॉ की बात करें तो यहां बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आपने बीते कुछ दिनों में काफी देखे होंगे। आप देख सकते हैं यहां पर इस लॉ के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत देखा है तो बहुत सारे जो हमारे स्पेशली बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के बहुत सारे लोग जो हैं इसमें गिरफ्तार पाए गए, और बहुत सारे जो है अपने
टेलीविजन मीडिया के माध्यम से आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, तो वो चीजें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। नाउ इस एक्ट की बात करें कैसे डेवलप हुआ, यहां पे आप देख सकते हैं रकुलप्रीत सिंह जो है एनसीबी ऑफिस में इनको भी बुलाया गया था, उनसे क्वेश्चन किया गया था सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस पे, है ना। 1985 में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लाया गया। इसका पर्पज ये था कि नार्कोटिक ड्रग लॉस को हमारे देश में मजबूत किया जाए और जो ऑफेंस लोग करते हैं, जो लोग गलती करते हैं, उनको पनिशमेंट, तगड़ा पनिशमेंट दिया जाए, पेनल्टी दी जाए, जिससे कि वो बाकी लोगों के लिए एक सीख बन सके कि वो इस तरह से गलतियां ना करें। 1989 की बात करें तो यहां पर एक बदलाव, इस एक्ट को अमेंड किया गया, सेक्शन ऐड किया गया 27A। तो फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक जो वर्ड है इसको ऐड किया गया। इलिसिट ट्रैफिक का मतलब यह है कि आप प्रोडक्शन करते हो, अपने पास रखते हो, बेचते हो, खरीदते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह आप ले जाते हो, या आपने प्रॉपर वेयर हाउसिंग, स्टोर हाउस उसका खोल रखा है, यूज करते हो, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। सेक्शन 27A के अंतर्गत ही रिया चक्रवर्ती के ऊपर यहां पर केस लगाया गया था। 2001 में इसमें एक्ट में बदलाव किया गया और यहां पर जो लोग एडिक्ट्स हैं, एडिक्ट्स मतलब जिनको आदत लग चुकी है, उनके लिए बेसिकली कुछ प्रोविजंस यहां पर इजी किए गए, मतलब एक प्रकार से उनको रिलैक्सेशन दिया गया। तो ये यहां पर 2001 में नए बदलाव किए गए। अब यहां पर देखें तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमने क्वांटिटी भी रखा कि कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम करते हैं तो उसके हिसाब से कौन सा केस आपको बनेगा। मान लीजिए आप थोड़ी सी क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में आपका केस कम बनेगा। यदि आप प्रोफेशनल तरीके से, मतलब कॉमर्शियल तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका केस अलग बनेगा, या तो आप बड़ी मात्रा में यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो वो सारी चीजें यहां पे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया गया है, कॉमर्शियल क्वांटिटी और साथ में मोर देन स्मॉल बट लेस देन कॉमर्शियल। तो पेनल्टीज क्या क्या हैं यदि आप स्मॉल क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, यहां पे लिखा भी है स्टिमुलेंट्स जो है, जैसे एम्फेटामाइन की बात करें 2 ग्राम तक स्मॉल में काउंट किया जाएगा, कॉमर्शियल 50 ग्राम से ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं। कोकीन की बात करें जिसे क्रैक बोलते हैं तो 2 ग्राम तक स्मॉल माना जाएगा, 100 ग्राम तक यहां पे कॉमर्शियल माना जाएगा। तो स्मॉल क्वांटिटी में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 साल तक रिगोरस इंप्रिजनमेंट हो सकता है, मतलब आपको कठोर सश्रम कारावास मिल सकता है और साथ में आपको 10,000 रुपए तक की फाइन देनी पड़ सकती है, या तो कोई एक दो या दूसरा दो, या तो दोनों ही देने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट की वर्डिक्ट जैसी होगी। कॉमर्शियल क्वांटिटी की बात करें तो मान लीजिए सपोज करिए आप बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉमर्शियल की बात करें तो यहां पे स्टिमुलेंट्स में आप देख सकते हैं एम्फेटामाइन है, कोकेन है, या हेलुसिनोजेंस में देखें तो चरस है, हशीश है, marijuana है, कैनबिस है, गांजा है ना, LSD है। इन सारी चीजों की बात करें तो कॉमर्शियल क्वांटिटी यहां पे आपके सामने दिखी हुई है। नार्कोटिक्स में भी लिखा है, मोर्फिन है, हेरोइन है ना, ये सारी चीजें हैं। मैंड्रेक्स है, मैथाक्लोन है, या MDMA है, ये सारी चीजें आपने काफी सुनी होंगी। ओपियम है ना, कोडीन है। तो कॉमर्शियल क्वांटिटी आप इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कॉमर्शियल क्वांटिटी आपके पास में पाई जाती है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है आपके पास में, तो उस कंडीशन में आपको 10 से 20 साल का रिगोरस इंप्रिजनमेंट होगा, मतलब कठोर सश्रम कारावास होगा, और साथ में आपको फाइन भी लग सकती है 1 से 2 लाख रुपए की। लेकिन मान लीजिए आपने स्मॉल क्वांटिटी से थोड़ी ज्यादा और कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम किया है तो उस कंडीशन में आपको 10 साल का रिगोरस इंप्रिजनमेंट है और साथ में 1 लाख रुपए तक की फाइन है। तो ये यहां पे प्रोविजंस डाले गए हैं जहां पर आप किस क्वांटिटी में आप इस्तेमाल करते हैं, किस क्वांटिटी में आप चीजों का, ड्रग्स का कंज्यूम करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा। अब यहां पे जो एडिक्ट्स हैं, मतलब जिनको लत लग गई है ना, जिनको आदत लग गई है, उनकी बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी में यदि आपको उनके पास पोजीशन है तो वहां पर उस कंडीशन में उनको इम्यूनिटी दी गई है, मतलब उनको यहां पर किसी भी तरह से, चूंकि जो एडिक्ट्स हैं उनकी आदत इस तरह से लग जाती है कि आपको पता होना चाहिए, ड्रग्स की जिनको आदत पड़ जाती है उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। इसलिए कहते हैं ऐसी चीजों की आदत लगना, स्टार्ट करना तो बहुत आसान रहता है, लगता है कि हाँ हम शौकिया स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बार आदत पड़ गई और फिर उससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए कहते हैं जो गलत चीजें होती हैं उसकी आदत बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन उससे बाहर निकलना, उस चैन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। अपने आप के माइंड को जो है कन्विंस करना कि नहीं मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट होता है। आपकी बॉडी की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट इस तरह से बढ़ जाती है, दैट्स अ वेरी पेनफुल थिंग। तो यहां पर क्या गया, कंजप्शन की बात करें तो यहां पे कंजप्शन एंड ऑफेंस अंडर सेक्शन 27 की बात करें तो यहां पर यदि कंज्यूम करता है कोई तो उसको 1 साल तक की सजा यहां पर हो सकती है इन केस ऑफ सम ड्रग्स और 6 मंथ फॉर ऑल अदर ड्रग्स, है ना। तो ये यहां पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, दिस आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
एडिक्ट्स की बात करें, एडिक्ट्स वॉलंटियरिंग फॉर ट्रीटमेंट गेट इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 64A ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे 64A ऑफ द एक्ट है, इसके अंतर्गत भी आपको यहाँ पे कुछ रिलेक्शन दिया गया है। तो ये बेसिकली इस एक्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन आपको बताया गया है। ना एनडीपीएस एक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे किस चीज को प्रोहिबिट किया था, रोका जाता है। एनडीपीएस एक्ट की बात करें 1988 में, 2001 में और 2014 में हमने इसको अमेंड किया। तो ये सारे प्रोविजन आप लोगों से ऑलरेडी बैठे डिस्कस किया है। ये एक्ट कहां पर अप्लाई होगा तो याद रखिएगा पूरे भारत को कवर किया गया है। साथ में ये इंडियन सिटीजन्स, यदि आप भारतीय नागरिक हैं चाहे देश के बाहर रह रहे हो तो भी आपको इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। इवनली वो सारे लोग जो भारत की शिप में, जो रजिस्टर्ड शिप हैं और साथ में जो एयरक्राफ्ट है, हमारा जो प्लेन है, उसमें यदि आप बैठे हुए हैं तो भी आप इस एक्ट के अंतर्गत दायरे में आएंगे। यह है आपका एनडीपीएस एक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने देखे तो कौन कौन से पॉलिसी मेजर अब तक लिए हैं ड्रग ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहली बात तो यह है कि नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया था, जिसे बोलते हैं ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन। इसको 15 अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया गया, 272 जिलों में लॉन्च किया गया। अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो हमारे यहाँ नशा मुक्त भारत अभियान जरूर चलाया गया है, लेकिन बेसिकली उसको कई बार प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हम नहीं कर पाते हैं। इसका जो रीजन है उसको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो हमारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो भी चाहे तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है। और दूसरी बात हमने देखी है कि जो एनजीओज हैं इनके साथ यदि हमारे सिविल सर्वेंट कोऑर्डिनेट करें, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यदि कोऑर्डिनेट करें तो शायद बेहतर रिजल्ट मिल पाए। लेकिन कई बार हम उतना बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते कि हमें बेहतर रिजल्ट मिल पाए। दैट्स वन ऑफ द कंसर्न। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो इन्होंने ही बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, इसे बोलते हैं NAPDDR, 2018 से लेकर 2025 तक इसको इंप्लीमेंट करने की बात कही है। तो ये भी यहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने कंस्टिट्यूट किया है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर नवंबर 2016 में, तो वो भी यहां पर इस समय काम कर रहा है। क्या है? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, इसको बेसिकली फाउंड किया है। और ये फंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहां पर जो इलिसिट ट्रैफिक में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करेगा, एजुकेट करने में हेल्प करेगा, लोगों को बोलेगा कि आपको ड्रग जो है उसका इस्तेमाल ना करें, यदि कोई कर रहा है तो उसके बारे में पूरे प्रॉपर सूचना दें, जिससे उनको यहां पर रिहेबिलिटेट किया सके, मतलब उनको नशा मुक्त किया सके। तो ये रहा इस टॉपिक के बारे में। लेकिन आई एम श्योर आपको बहुत सारे पॉइंट समझने के लिए मिले होंगे। कहीं ना कहीं नशे की शुरुआत करना बहुत आसान है। हालांकि बहुत सारे जो है टाइप के नशे हैं जो कहीं ना कहीं आप लोग भी शायद हो सकता है उसमें लिख पाए हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि नशे की शुरुआत करना बहुत सिंपल काम है। मतलब लोगों की बहुत जल्दी आदत लग जाती है और कई सारे लोग तो पैशन के रूप में करते हैं, कई सारे लोग जो हैं दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, आई एम ऑल्सो कैपेबल ऑफ दैट। और ये जो आदत लग जाती है ना तो फिर वो निकलने का नाम नहीं लेती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइफ में सही रास्ते में चलना मुश्किल काम होता है, लेकिन याद रखिएगा यदि आपने चलना सीख लिया तो लाइफ में फिर आपको किसी चीज की ज्यादा जरूरत होती नहीं है ना, तो आप स्मूथ लाइफ जी सकते हैं। लेकिन यस, दिस इज वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर दोज पीपल जिनको इसकी आदत लग चुकी है। बट डेफिनेटली यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप लिए गए हैं वहां पर जो लोग एडिक्ट्स हैं उनको यहां पर थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, आई एम श्योर, जिससे उनको रिहेबिलिटेट किया सके। हालांकि अभी हाल ही में आपने आर्यन खान केस सुना होगा। आर्यन खान केस में भी आपने यही चीज़ देखी होगी कि आर्यन खान के ऊपर केसेस लगे हैं। हालांकि यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी बताया है कि जो एडिक्ट्स हैं उसको पनिशमेंट देने की बजाय उनको यहाँ पर रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। अब यहाँ पर बहुत सारे मामले हैं। कुछ पोर्ट ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पर प्रॉपर तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स पाए गए, तो वहां पर ऐसे जो बड़ी मात्रा में जो ट्रैफिक कर रहे हैं उनको पनिशमेंट देने की जरूरत है। जो थोड़ा मोड़ा जिसके हाथ में मिल गया आप उसको पनिशमेंट कर रहे हो, उसको एक प्रकार से उसका पब्लिक तरीके से उसको असेम्ड कर रहे हो, तो ये करने की बजाय आपको रिहेबिलिटेट करनी चाहिए। हालांकि यहां पर ये सही बात मैं कहूंगा कि जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आपको जो लोग बड़ी मात्रा में ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं उनको यहां पर पकड़ने की जरूरत है, उनको यहां पर एक्सपोज करने की जरूरत है। कई बार उस तरह के लोग बच जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी जो है वहां पर कई सारे लूप होल्स हैं और उसका इस्तेमाल करके वो ऐसे जो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स होते हैं वो बच जाते हैं, और जो छोटे छोटे जो इस्तेमाल करने वाले जिनको आदत पड़ गई है उनको यहां पर पकड़ लिया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप लोग क्राइम का जो अखाड़ा है
उसको पकड़ने की बजाय आप यहां पर जो छोटे छोटे फुटकर विक्रेता हैं आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, जबकि थोक विक्रेता यहां पर बच जाता है। तो यहां पे गवर्नमेंट को जरूर यहां पर अपनी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को थोड़ी सी और रिफाइन करने की जरूरत है, प्रॉपर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि यहां पर हमारे देश में जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको रोका जा सके। ड्रग ट्रैफिकिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एरिया में, बल्कि आपको कई सारे एरिया में आपको दिक्कत क्रिएट करता है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, हमारे दुनिया में ड्रग का जो एक सबसे बड़ा ट्रायंगल है जिसे बोलते हैं दैट्स कॉल्ड, यू कैन कमेंट दिस वन, दैट्स कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल। तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आती हैं, गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन सी कंट्री आती है, और एक वर्ड है गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट के अंदर कौन सी कंट्री आती है ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। मुलाकात करते हैं आप रोज, फिर जो नए फ्रेंड्स हैं लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे क्लासेस की लिंक शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से आप चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप रोज, फिर तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।